तो गाइस, आज का टॉपिक है जनरल एजेंट्स फॉर एवरीवन। तो ये जनरल एजेंट्स बेसिकली टू जनरल एजेंट्स पढ़ने वाले हैं। तो क्लाउड कोड और ओपन कोड। क्लाउड कोड पेड जनरल एजेंट है और ओपन कोड एक फ्री जनरल एजेंट है। तो जनरल एजेंट में फर्स्ट स्लाइड्स में ये बताया जा रहा है कि मतलब ये कोर्स जो है एआई एजेंट्स के बारे में है, जो स्टूडेंट से लेकर प्रोफेशनल्स सब के लिए। ठीक है। और इसका मेन मकसद आपको सिखाना है कि एआई को सिर्फ क्वेश्चंस आंसर करने के लिए नहीं, बल्कि अपने कंप्यूटर पर एक्चुअल टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज करें। ठीक है। आप और मतलब कि डिस्क्राइब करते हैं और एआई काम करता है। यानी कि हम यूजर्स जो है वो डिस्क्राइब करते हैं और एआई काम करता है। और ये जो कोर्स है ये 90 मिनट्स का कोर्स है, जिसमें 15 कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हम सबके लिए डेली 80% टास्क आसान कर देगा। तो इसके अंदर जो एक वर्ड आया है एआई एजेंट, तो कोई आंसर कर सकता है व्हाट इज एआई एजेंट? एनीबॉडी एल्स? नोप। ठीक है। तो मैं आंसर करता हूँ कि एआई एजेंट जो है, सिंपल वर्ड्स में अगर इसको देखें तो एक स्मार्ट असिस्टेंट। ठीक है। एक असिस्टेंट है जो कि स्मार्ट है, तो एक स्मार्ट असिस्टेंट जो आपके कंप्यूटर में फाइल्स को रीड और एडिट करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोग्राम जो आपके कहने पर खुद एक्सेल की फाइल को अपडेट कर दे। जैसे आप किसी जूनियर एम्प्लॉय को टास्क समझाते हैं और वो पूरा काम करके आपको चेक करवाता है। ठीक है। इस एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा कि जनरल एजेंट्स क्या होता है। और अगर इसको थोड़ा और डिटेल में अगर अभी भी नहीं समझ आया, तो आप एजेंट से मतलब कि इसको ऐसे एग्जाम्पल मिले कि आप जो है एजेंट से कहे मेरी तमाम नोट्स को सब्सक्राइब कर दो, और वो खुद सारी फाइल्स पढ़ के एक समरी बना देगा। तो ये कौन करेगा? एक एआई एजेंट। तो आज के स्लाइड्स में हम यही जनरल एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एआई एजेंट तो सबको पता चल गया क्या है, और जनरल एजेंट्स के बारे में भी सबको पता चल गया। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है फ्रॉम आंसरिंग टू एक्टिंग। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट दिए गए, एक है चैटबॉट और एक है एन एजेंट। चैटबॉट क्या है, सिर्फ आंसर क्वेश्चन करता है, और एजेंट क्या है, डज द वर्क। तो इस स्लाइड में चैटबॉट और एजेंट का फर्क बताया गया है। चैटबॉट आपको सिर्फ गाइड करता है कि काम कैसे होगा, लेकिन आपको खुद सब करना पड़ता है। ठीक है। जैसे आप चैट जीपीटी में, ओपन एआई में, वहां पे सारा वो सिर्फ आपको गाइड करेगा, लेकिन काम सारा आपको करना पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ एजेंट खुद फाइल्स पढ़ता है, चेंजेस करता है और कमांड्स रन करता है जब तक टास्क पूरा ना हो जाए। क्लियर? आपको सिर्फ एंड रिजल्ट रिव्यू करना होता है। ठीक है। एजेंट सारा काम करता है और जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होता तब तक वर्क करता रहता है, पर एंड में सिर्फ आपको रिव्यू करना होता है। तो इसमें एक वर्ड यूज हुआ है चैटबॉट। तो अगर किसी को चैटबॉट नहीं पता तो मैं यहाँ पे एक बता देता हूँ चैटबॉट क्या होता है। चैटबॉट एक प्रोग्राम है, ठीक है, जो सिर्फ सवाल जवाब करता है। ठीक है। क्वेश्चंस के आंसर्स कर रहा होता है, आंसर्स के क्वेश्चन कर रहा होता है। ठीक है। जो सिर्फ सवाल जवाब करता है। फॉर एग्जाम्पल, चैट जीपीटी आपको कोड लिख कर दे, ठीक है, पर अप्लाई आपको खुद करना पड़ेगा। और एजेंट, दूसरी तरफ एजेंट क्या है, जो खुद अप्लाई भी कर दे। जैसे एग्जाम्पल, क्लाउड कोड, जो आपके सिस्टम में कोड ऐड करता है। यानी हम उसको टास्क उसको सिर्फ वो स्क्रिप्ट नहीं देता है, प्रोग्राम जनरेट करके नहीं देता, बल्कि उसको अप्लाई भी करता है। तो अगर इसकी एनालॉजी देखें तो चैटबॉट एक रेसिपी बुक की तरह है, जो बताती है कि खाना कैसे बनेगा। क्लियर? चैटबॉट क्या है, एक रेसिपी बुक की तरह है। लेकिन एजेंट एक शेफ की तरह है, जो खुद खाना पकाकर आपके सामने रख देता है। वो सिर्फ बताता नहीं है खाना कैसे
पकाना, बल्कि वो खाना पका के आपके सामने रख भी देता है। तो ये क्या है? एआई एजेंट, एक एजेंट। ठीक है। अब अगर इन दोनों की एग्जांपल्स अगर हम देखें एक एजेंट की, तो कोड एरर्स फिक्स करने के लिए क्या है, चैटबॉट सिर्फ सॉल्यूशंस बताएगा, जबकि एजेंट खुद उन एरर्स को सिस्टम में फिक्स कर देगा, करके दिखाएगा। ठीक है, क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन चैटबॉट और एजेंट के रिलेटेड? चैटबॉट क्या होता है, एजेंट? नेक्स्ट, स्लाइड नंबर 3 है दी वन आइडिया। अब दी वन आइडिया मतलब कि यहाँ पे क्लियर बोल्ड वर्ड्स में लिखा हुआ है, गिव द मॉडल द राइट इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम एंड कीप एवरीथिंग एल्स आउट। तो इस स्लाइड में ये कहा जा रहा है कि जो कोर्स के बारे में बताया जा रहा है कि इस कोर्स का सबसे बड़ा आइडिया ये है कि एआई मॉडल को सिर्फ जरूरी इंफॉर्मेशन सही वक्त पर दे और बाकी सब कुछ हटा दे। अगर कोई भी एडवांस टेक्निक मुश्किल लगे तो वापस उस बेसिक रूल पर आ जाए। नहीं क्लियर हुआ? इसको थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले एक वर्ड है कॉन्टेक्स्ट विंडो। कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होता है? मॉडल की मेमोरी या वो इन्फो जो एक वक्त में प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है। और इसकी अगर एग्जांपल देखें, कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होता है कि मॉडल को सिर्फ एरर वाली फाइल देना दे दे। ठीक है, लेकिन पूरे प्रोजेक्ट के साथ। क्लियर? कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होता है, पता है किसी को? नहीं? फिर इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। देखिए, एक कॉन्टेक्स्ट विंडो होता है, वो क्या होता है, मॉडल की मेमोरी होती है। तो मॉडल की मेमोरी को ना हम वो इन्फो देते हैं जो एक वक्त में प्रोसेस कर सकता है। तो वो हो गया कॉन्टेक्स्ट विंडो, वो मेमोरी जो मॉडल एक वक्त में प्रोसेस कर सकता है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल देखें कि हम मॉडल को क्या करते हैं, मॉडल को है ना सिर्फ वो वाली एरर फाइल देते हैं, बजाय इसके कि हम पूरा प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन उसको दें। ठीक है। तो अब हम पूरे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं देते, सिर्फ जो एरर की फाइल है सिर्फ वो फाइल देते हैं। तो ये क्या हो गया, कॉन्टेक्स्ट विंडो। तो अब कॉन्टेक्स्ट विंडो का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो इस स्लाइड में यह कहा जा रहा है कि इस कोर्स का सबसे बड़ा आइडिया ये है कि एआई मॉडल को सिर्फ जरूरी इंफॉर्मेशन वक्त पर दे और बाकी सब कुछ हटा दें। ठीक है। अगर कोई भी एडवांस टेक्निक मुश्किल लगे तो वापस इस बेसिक रूल पर आ जाए। क्लियर? अगर हम इसकी एनालॉजी देखें कि एग्जाम में सिर्फ सही सवाल का जवाब देना, जो पूछा गया, एक्स्ट्रा कहानियां नहीं लिखना। ठीक है। और अगर एग्जाम्पल देखें हम इसकी, अगर लॉगिन पेज फिक्स करना है तो एजेंट को सिर्फ लॉगिन की फाइल दे, बाकी प्रोजेक्ट फाइल्स नहीं। क्लियर? वन आइडिया क्लियर हो गया सबको? यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सत्या ने एलएलएम की स्टोरेज या मेमोरी को कॉन्टेक्स्ट विंडो। आई थिंक सत्या को अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है। दी लैंडस्केप, स्लाइड नंबर 4 है, टू टूल्स वन सेट ऑफ स्किल्स, क्लाउड कोड एंड ओपन कोड। यहाँ दो मेन टूल्स की बात हो रही है। ठीक है, क्लाउड कोड और ओपन कोड। क्लाउड कोड जो है एंथ्रोपिक ने बनाया है और डायरेक्टली एपीआई से चलता है। ठीक है, यानी कि आप क्लाउड कोड को इंस्टॉल करेंगे, एपीआई कनेक्ट करेंगे और वो रन हो जाएगा। जबकि ओपन कोड जो है एक कम्युनिटी का टूल है, जिसमें आप कोई भी मॉडल यूज कर सकते हैं। जो स्किल्स आप यहाँ सीखेंगे वो दोनों टूल्स में बराबर काम आएगी। मतलब कि हम आगे स्लाइड से जो स्किल सीखेंगे वो दोनों टूल्स में काम करेंगे। ठीक है। अब इसमें एक वर्ड यूज हुआ है इस स्लाइड में, ओपन सोर्स। तो ओपन सोर्स का क्या मतलब है? ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको कम्युनिटी मिलकर बनाती है और फ्री अवेलेबल हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है ओपन कोड, जिसको कोई भी यूज और मॉडिफाई कर सकता है। अगर इसको हम और एनोलॉजी देखें, जैसे गाड़ी चलाना सीखना। ठीक है, चाहे होंडा हो या टोयोटा,
तो ड्राइविंग स्किल्स क्या है, सेम रहती है। इसी तरह हम वो कोडिंग जो ये जो जनरल एजेंट्स है क्लाउड कोड और ओपन कोड, इसको हम चलाना सीख रहे हैं। अब हम चाहे पेड क्लाउड कोड यूज करें या फ्री वर्जन ओपन कोड यूज करें, तो हम जो है गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। तो अगर आप कमांड लिखना सीख गए तो वो क्लाउड कोड में भी चलेगी और ओपन कोड में भी चलेगा। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट दिस कवर्स। अच्छा, यहाँ पे बताया गया कोर्स मैप 8 पार्ट्स 15 कॉन्सेप्ट। तो ये स्लाइड पूरे कोर्स का मैप दिखाती है। ठीक है, इसमें जो है 8 पार्ट्स और 15 कॉन्सेप्ट्स है। स्टार्ट में बेसिक फाउंडेशन है, फिर कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट है, रूल्स है, और आखिर में एग्जाम्पल्स कवर होंगे। अच्छा, हम जो है लाइन से सीख सकते हैं। अच्छा, हम जो है लाइन से सीख सकते हैं या डायरेक्ट एग्जाम्पल वाले पार्ट पर जंप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक वर्ड तो ये हमारा क्या है, कोर्स मैप है। सबसे पहले क्या, फाउंडेशन है, फिर कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट है, फिर रूल्स फाइल्स है, पर्सनलाइजिंग है, कनेक्टिंग आउट है, वर्क एग्जाम्पल है, वेयर टू रन एंड बोथ टुगेदर। तो अब यहाँ पे एक नीचे लाइन लिखा हुआ है कि अगर आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल देखना है तो आप पार्ट 6 पर जाकर फुल टास्क देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी क्रैश कोर्स कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे अभी थ्योरेटिकल पहले कंप्लीट करेंगे, फिर प्रैक्टिकल के साइड जाएंगे। तो हम ज्यादा स्टडी करना है तो हम पार्ट 6 पर भी चले जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा है सबसे नंबर 1 पार्ट क्या है। तो पार्ट 1 फाउंडेशन। ये पार्ट 1 का इंट्रोडक्शन है, जिसमें फाउंडेशंस और बुनियादी बातें कवर की जाएंगी। ठीक है, इस हिस्से में हम 4 बेसिक्स आइडियाज को समझेंगे, जिन पर बाकी सारी चीजें काम करती है। जैसे टूल्स क्या है, प्लान कैसे करना है, और मॉडल कैसे चूज करना है। ठीक है, अब घर बनाने से पहले उसकी फाउंडेशन मजबूत करना जरूरी होता है, ताकि बिल्डिंग गिर ना जाए। तो पार्ट 1 क्या है, फाउंडेशन। तो पार्ट 1 के कॉन्सेप्ट 1 है, व्हाट दिस टूल्स एक्चुअली आर। तो एआई टूल को यूज करने से, एआई टूल को क्या माइंडसेट बताया गया यहाँ पे, कि एआई टूल को यूज करने का आसान माइंडसेट ये है कि उनसे सवाल पूछने के बजाय उन्हें सीधा काम करने की इंस्ट्रक्शन दे। ठीक है, उससे डायरेक्ट सवाल नहीं पूछे बल्कि डायरेक्ट उसको काम करने की इंस्ट्रक्शन देते हैं। जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो वो सिर्फ एडवाइस देते हैं, जब आप क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो एक्चुअल टास्क कंप्लीट करते हैं। तो बस यहाँ पे ये जस्ट ये माइंडसेट बताया गया। तो अब ये वाइब कोडिंग के अंदर, जनरल एजेंट्स के अंदर जब हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस और क्वेश्चंस में डिफरेंस समझना जरूरी है। तो क्वेश्चन और इंस्ट्रक्शन में डिफरेंस ये है कि सही कमांड देना, सही सही कमांड जब हम उसको देते हैं जनरल एजेंट्स को, बजाय के जनरल से एजेंट से सवाल करें, तो फोल्डर रीड करके, अब एक सवाल है कि फोल्डर रीड करके समरी बनाओ, ये क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, लेकिन अगर हम उससे क्वेश्चन पूछे कि फोल्डर के अंदर क्या क्या है, तो ये क्या है, एक क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि मैनेजर को प्रॉब्लम बताने के बजाय हम क्या करते हैं, अपने असिस्टेंट को डायरेक्ट टास्क देने के लिए क्या है, ये फाइल कंप्लीट कर दो। इसी तरह हम जनरल एजेंट्स को डायरेक्ट टास्क दे देंगे कि इस फोल्डर में ये काम कर दो, इस फोल्डर में वो काम कर दो। ठीक है, अब क्या है, एक कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या, व्हाट दीज टूल्स एक्चुअली आर, योर होल माइंडसेट इन 3 वर्ड्स, स्टॉप आस्किंग, इंस्ट्रक्ट। कोई क्वेश्चन इस स्लाइड में, कॉन्सेप्ट में? या क्लियर नहीं हो अभी तक? इतना आसान है, बस जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन और गिवन इंस्ट्रक्शन में डिफरेंस बताया गया है।
क्लियर। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट नंबर टू, क्या है? प्लान बिफोर यू बिल्ड। अच्छा, अब प्लान करना है बिल्ड करने से पहले। तो कोई भी बड़ा काम शुरू करने से पहले क्या है, हम मॉडल को प्लानिंग मोड में डालें। ठीक है, मॉडल के, अच्छा जब भी हम मॉडल वगैरह जो क्लाउड कोड और जनरल कोड है, तो उसको हम क्या, उसके अंदर मोड्स होते हैं, दो मोड्स, बिल्ड और प्लान। तो कोई भी बड़ा काम करने से पहले मॉडल को प्लानिंग मोड में शिफ्ट कर दे, ताकि वो बिना कुछ चेंज किए प्लान सोचे। ठीक है, अगर 10 मिनट से ज्यादा टाइम ले तो पहले आउटलाइन बनाए। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटेजी है कि पहले उसको प्लान मोड में कन्वर्ट करें, फिर अगर वो ज्यादा टाइम ले रहा है सोचने के लिए, 10 मिनट से अबव, तो उसको एक आउटलाइन बना के दे दे। इससे क्या है कि गलतियां पहले ही पकड़ लेंगे। ठीक है, और मॉडल जो है बेहतर परफॉर्म करेगा। तो प्लान बिफोर यू बिल्ड। क्लियर। अगर एक एग्जाम्पल भी देख ले इसके, कि ऐसे लिखने से पहले उसकी एक रफ आउटलाइन बनाना, ताकि फाइनल ड्राफ्ट में मिस्टेक्स ना हो। इसी तरह कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले मॉडल को, एजेंट्स को बोल दिया कि भाई प्लान कर लो, और प्लान करने के लिए हम उसको कैसे बोलेंगे, जस्ट प्लान मोड में शिफ्ट कर देंगे, शिफ्ट टैब। अच्छा, प्लान मोड में से अगर एजेंट मेरे सामने ओपन होकर और मैंने उसको प्लान मोड में कन्वर्ट करना है, तो उसका शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट प्लस टैब। और ओपन कोड के अंदर शॉर्टकट की क्या है, टैब। तो ये कमांड्स है प्लान मोड में शिफ्ट करने के लिए। अच्छा, वापस आने के लिए बिल्ड मोड में सेम कमांड, टैब दबाएंगे प्लान मोड, और अगेन टैब दबाएंगे वापस से बिल्ड मोड में। क्लियर। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, कीप योर हैंड ऑन द व्हील। Every action asked first. When you are starting out, keep it that way. Watch what it does before it does it. मतलब हमेशा अपना कंट्रोल रखे और एआई को हर एक्शन ऑटोमेटिकली करने ना दे। शुरू में हर चीज को खुद अप्रूव करें। कुछ एक्शंस जैसे रीड करना या टेस्ट रन करना सेव होते हैं, जबकि फाइल्स डिलीट करना डेंजरस होता है, जिसको कभी ऑटोमेटिक ना होने दें। तो यहाँ पे हम क्या है, हमेशा अपने हैंड को क्या रख रहे, व्हील पे रख रहे हैं। ठीक है, जैसे ड्राइविंग सीखते वक्त जो है इंस्ट्रक्टर के पास एक्स्ट्रा ब्रेक्स होती है, ताकि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। इसी तरह जब न्यू यूजर्स जो होते हैं, वो जब जनरल एजेंट्स को क्या बोलते हैं, यूज करने आते हैं, तो उसको सारी चीजों की परमिशन ना दे। बस कुछ बेसिक चीजें जैसे रीड करना या टेस्ट रन करना, इन सब चीजों की उसको परमिशन दे दे। लेकिन मेन व्हील जो है अपने पास रखे, जैसे फाइल वगैरह डिलीट करना या क्रिएट करना, तो वो आपके हाथ में नहीं है, आपके परमिशन के बगैर वो काम ना करे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 ये था। अब कॉन्सेप्ट नंबर 4 है, मैच द मॉडल टू द टास्क। अब इसमें क्या है, दो है, प्लान एंड रीजन एंड एग्जीक्यूट। अच्छा, अब हमने क्या करना है, मॉडल को मैच करना है किससे, टास्क से। तो हर टास्क के लिए सही मॉडल का इंतखाब करना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, अब एक नंबर 1 पे क्या, प्लानिंग और सोचने वाले मुश्किल काम। ठीक है, अब प्लानिंग और सोचने वाले मुश्किल काम के लिए सबसे बेहतर और स्ट्रॉन्ग मॉडल यूज करें। जब आप, मतलब क्या, जब प्लान जो है फाइनल होने वाला हो, तो टाइपिंग और एग्जीक्यूशन वाले आसान काम के लिए सस्ता या फ्री मॉडल इस्तेमाल करें। यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो जब हम बना रहे हो, तो स्ट्रॉन्ग मॉडल हमने कब यूज करना है, प्लानिंग के वक्त, और चीप मॉडल कब यूज करना है, एग्जीक्यूशन के वक्त। क्यों? क्योंकि एलएलएम जो है वो प्रेजेंट के ऊपर काम कर रहा होता है। तो अब एक अच्छा या स्ट्रॉन्ग मॉडल एक प्लान बना देगा, तो चीप मॉडल भी उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसे एक कंपनी का जो सीईओ है, वो क्या करता है, प्लानिंग करता है, और फिर बाकी टीम उस प्लान पर मेहनत करके एग्जीक्यूशन करती है। इसी तरह आप स्ट्रॉन्ग मॉडल को एज अ सीईओ यूज करें और चीप मॉडल को एज अ टीम यूज करें। क्लियर।
अच्छा, अब नीचे कमांड्स दी गई है। इन कमांड्स में अगर देखें तो यहाँ पे है स्लैश मॉडल। अब ओपन कोड या क्लाउड कोड में जाएंगे तो यहाँ पे स्लैश मॉडल अगर लिखेंगे क्लाउड कोड में तो आप अपने मॉडल्स को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह स्लैश मॉडल्स लिखेंगे ओपन कोड में तो आप अपने मॉडल को चेंज कर सकते हैं ये कमांड के साथ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारा है नेक्स्ट पार्ट टू। पार्ट टू में क्या है, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट। अच्छा, अब ये जो पार्ट जो है ये पार्ट टू का इंट्रो है। ठीक है, जिसमें हम जो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट व्हाट इज रियल, रीसेट और कॉम्प्रेस, पिक अप वेयर यू लेट ऑफ, डायग्नोस्टिक्स। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट जो कि इस पार्ट का टॉपिक है। तो इसका मतलब क्या है, तो मॉडल को जो दिए जाने वाले क्या है डेटा और इंफॉर्मेशन को सही तरह हैंडल करना। कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जो भी चीजें हम मॉडल को एलएलएम को देते हैं, जो भी डेटा और इंफॉर्मेशन देते हैं वो उसको सही तरह से हैंडल कर सके। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट विंडो। और अगर इसका सिंपल से एग्जांपल देखें, जैसे पुरानी फालतू चैट्स को डिलीट कर दे ताकि वो कॉन्टेक्स्ट उस पे ना जाए और नई और सही जो वैलिड चीजें हैं वो उसके पास रहे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। कॉन्सेप्ट नंबर 5, कॉन्टेक्स्ट इज द होल गेम। तो think of it like a group chat. The model only sees the message is in this conversation. मतलब क्या, कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल एक ग्रुप चैट की तरह होता है। ग्रुप चैट तो सबको मालूम होगा, ये कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल एक ग्रुप चैट की तरह होता है। मॉडल सिर्फ करंट कन्वर्सेशन देखता है। ठीक है, जब चैट जो है ज्यादा लंबी और मैसी हो जाती है तो मॉडल जो है जो अपना कॉन्टेक्स्ट जो है, जो भी हमने इंफॉर्मेशन जो शुरुआत में की होंगी, जो भी बातें की होंगी वो भूलने लग जाता है। इससे क्या है, इसे क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट रॉट। कॉन्टेक्स्ट रॉट किसे कहते हैं, जब चैट लंबी और मैसी हो जाती है और जो है मॉडल जो है चीजें भूलने लग जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट रॉट। ठीक है, तो चैट को लिमिट से पहले ही चेक करना क्या है, जरूरी है, वरना रिजल्ट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा और कॉस्ट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर हम इसको एक एग्जाम्पल है समझे इस सिनेरियो को, तो एक गिलास है जिसपे पानी लिमिट से ज्यादा भर दे। ठीक है, गिलास लिया उसमें पानी उसके लिमिट से ज्यादा भर दिया तो वो बाहर गिरने लग जाता है। गिलास तो भर गया, अब जितना पानी डालते रहेंगे तो वो बाहर गिरने लग जाता है। सेम वैसे ही एआई की मेमोरी भी होती है। अब उसकी मेमोरी कॉन्टेक्स्ट विंडो जो है वो फुल हो जाए। कॉन्टेक्स्ट विंडो मैंने इसके बता दिया था शुरू में क्या होता है, जो करंट सेशन में जो एलएलएम का मॉडल का विंडो होता है वो लिमिट जितना डाटा एक एआई मॉडल एक वक्त में याद रख सकता है, तो वो क्या है, कॉन्टेक्स्ट विंडो है। अब उसकी मेमोरी जो है वो फुल हो गई है, अब आप उससे और कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उसकी मेमोरी जब फुल हो गई है तो वो क्या है, अपनी चीजें बातें जो है भूलने लग जाता है। एग्जैक्ट स्टूडेंट ने एक बताया कॉम्पैक्ट जार यानी गिलास वाले एग्जाम्पल। तो जब आप लंबी चैट में नया काम देते हैं तो एआई पुरानी इंस्ट्रक्शन भूलकर गलती कर देता है। क्लियर, तो ये चीजें कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट इज दी होल गेम। अब कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्या है, रीसेट और कॉम्प्रेस। अच्छा, रीसेट और कॉम्प्रेस यहाँ पे दो चीजें, एक है स्लैश क्लियर और स्लैश कॉम्प्रेस। तो इन दोनों को अगर हम समझे कि जब कॉन्टेक्स्ट खास लिमिट पर पहुंच जाए तो उसे साफ करने के क्या है, दो तरीके हैं। नंबर वन क्या है, स्लैश क्लियर कमांड। ये कब यूज होता है, ये तब यूज करते हैं जब नया टास्क स्टार्ट करना हो। जैसे अभी हम एक चैट करते हुए आ रहे हैं, अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है, अब हम चाहते हैं नया टास्क स्टार्ट करें। तो हम जैसे ही स्लैश क्लियर करेंगे तो वो पूरा मेमोरी जो उसने पहले हमने बातें की होंगी वो क्लियर हो जाएंगी और उसकी मेमोरी क्या हो जाएगी, फ्रेश हो जाएगी।
तो जब भी नया मतलब कि नई टास्क स्टार्ट करे तो हम कमांड कौन से यूज करेंगे, स्लैश क्लियर। ये क्या करेगा, सब कुछ इरेज कर देता है। ठीक है। अब इस स्लैश कॉम्पैक्ट, ये कब यूज करना है, ये तब यूज करना है जब सेम टास्क, यानी कि जो हम करंट सेशन है, जब वो सेम टास्क जो है लंबा हो जाए या फालतू बातें ड्रॉप करके। ठीक है। जब सेम टास्क जो है वो लंबा हो जाता है तो उसकी मेमोरी जो है फुल हो रही है, लेकिन अब हमें नया टास्क शुरू नहीं करना है, हमने उसी टास्क को कंटिन्यू रखना है। तो अभी हमने पिछले स्लाइड में ये पढ़ा था, जब उसकी मेमोरी फुल जाएगी तो चीजें भूलने लग जाएगा। तो उसके सॉल्यूशन में अगर हम सेम टास्क को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, स्लैश कॉम्पैक्ट। ये क्या करेगा, ये फालतू बातें ड्रॉप करके जरूरी इन्फो सेव रखता है। जैसे, ठीक है, क्लियर। स्लैश क्लियर क्या करेगा, जब भी नया टास्क स्टार्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, स्लैश क्लियर। और सेम टास्क हमने कंटिन्यू रखना होगा तो हम क्या यूज करेंगे, स्लैश कॉम्पैक्ट, ताकि मॉडल जो है अपनी बातें ना भूले। अच्छा, अब एक स्टूडेंट ने आंसर किया, न्यू चैट का ऑप्शन भी था। हाँ, न्यू चैट का ऑप्शन है, लेकिन अब कोई डेवलपर है, वो उसने क्लाउड कोड ओपन कर दिया किसी फोल्डर में, ठीक है, और वो जनरल क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है। अब वो नया टॉपिक स्टार्ट करना चाहता है, और वो अब वो वापस से थोड़ी आएगा कि नया दोबारा से पावर शेल ओपन करे, नया फोल्डर ओपन करे। तो वो तो जस्ट जनरल क्वेश्चन आंसर कर रहा होगा, और वो टॉपिक मिक्स ना हो, और उसको क्वेश्चन के आंसर सही मिले, कॉन्टेक्स्ट साफ रहे। तो इसलिए हम उस टाइम पर स्लैश क्लियर यूज करेंगे। तो ये चीज है। ठीक है। तो अब जैसे इसकी एग्जाम्पल अगर अब क्लियर हो जाएगी, अगर मैं आपको समझाऊं कि जैसे अपने फोन की गैलरी से ब्लर पिक्चर क्या करते हैं हम, डिलीट करना है, ताकि मेमोरी जो है बचे, लेकिन इवेंट्स याद रहे। मोबाइल में हम करते हैं ना कि गैलरी से ब्लर पिक्चर क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, ताकि क्या है, मेमोरी बच जाए, लेकिन क्या वो इवेंट्स याद रहती है। इसी तरह सेम ऐप बनाते वक्त अगर चैट लंबी हो जाए तो हम क्या करेंगे, स्लैश कॉम्पैक्ट रन करें, ताकि काम वही चलता रहे। ठीक है। कोई बात नहीं। अच्छा, अब जो है स्लाइड नंबर 14, पार्ट 2, कॉन्सेप्ट नंबर 7। कॉन्सेप्ट क्या है, पिक अप वेयर यू लेफ्ट। ठीक है। एवरी कन्वर्सेशन इज सेव, क्लोज द टूल, शट द लैपटॉप, कम बैक टू कम बैक टुमारो एंड कंटिन्यू एग्जैक्टली वेयर यू स्टॉप। तो अगर हम इस पूरे लाइन को वन लाइन में समझे, पिक अप वेयर यू लेफ्ट ऑफ, मतलब क्या, अगर आपकी हर कन्वर्सेशन सेव रहती है, ठीक है, हम जो मतलब कि जो चैट वगैरह करते हैं वो हमारी सारी कन्वर्सेशन जो है वो सेव रहती है। बिल फर्स्ट, अगर हम जो है अपना लैपटॉप बंद करके अगले दिन वापस आए, ठीक है, तो हम जो है वहीं से शुरू कर सकते हैं। वो कैसे, जहां काम रुका था वहीं से शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, रिज्यूमे कमांड। ये सेशन के जरिए मतलब कि ये रिज्यूमे कमांड के जरिए जो है अपना बैकअप हमेशा सेव रख सकते हैं। तो हमने क्या करना है, जस्ट स्लैश सेशन में क्लिक कर स्लैश सेशन कमांड रन करेंगे, और हमारे सामने जो पास्ट के सेशन जो हमने वर्किंग किए होंगे वो हमारे पास शो हो जाएंगे। हमने जस्ट उस पर क्लिक करना है, और हमारा जहां से टास्क छोड़ा था हमने, वहीं से हमारा टास्क आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें कोई मुश्किल बात तो है नहीं। स्लैश रूम में जैसे समझ लें कि वीडियो गेम खेलते वक्त जो है हम अपनी प्रोग्रेस क्या कर रहे होते, सेव कर लेते हैं, ताकि बाद में वहीं से खेलें। अभी गेम खेल रहे हैं, अब कोई काम पड़ गया, वहीं से फिर हम अगले दिन आते हैं, वहीं से कंटिन्यू करते थे। इस तरह अगर हम इस सेशन में काम कर रहे होंगे, हमने लैपटॉप बंद कर दिया, ठीक है, अब लैपटॉप तो बंद कर दिया, अब जो हमारा सेशन जो है वो सेव रहता है। अब अगले दिन आएंगे, लैपटॉप ओपन करेंगे, स्लैश सेशन कमांड रन करेंगे, और हमारे पास 5 सेशन तो शो हो रही होंगी। तो हम उन 5 सेशन में जो भी सेशन में हमने काम करना है, तो वो सेशन वहीं से ही कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है।
अब अगर इसमें एक कमांड है क्लाउड हाइफन हाइफन रिज्यूमे, इस कमांड का क्या फायदा है कि अब अगर हमने जो सबसे लेटेस्ट सेशन में जो वर्क कर रहे होंगे, तो अगर हम अपने लैपटॉप में ओपन करने क्लाउड कोड पे आके ये कमांड रन करते हैं क्लाउड हाइफन हाइफन रिज्यूमे, तो जो सबसे आखिरी सेशन जो हमने किया होगा, तो वो आखिरी सेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिर ओपन हो क्लाउड हाइफन हाइफन रिज्यूमे अगर रन करेंगे। क्वेश्चन है कि ये डेवलपमेंट के क्लाउड कोड के लिए कमांड है ना? बिल्कुल, क्लाउड कोड CLI, क्लाउड कोड CLI जो हम अपने लैपटॉप में रन कर रहे होते हैं पावर शेल में। ठीक है, ये हम ब्राउजर क्लाउड पर कुछ वर्किंग रहे तो वो फिर भी स्लैश कमांड काम करेगी। स्लैश रिज्यूमे, यस, स्लैश रिज्यूमे भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन स्लैश रिज्यूमे फिर हम वहां पे जब हम क्लाउड कोड के अंदर एंटर हो जाएं और हम एक सेशन में काम कर रहे हो और हम नए सेशन में शिफ्ट होना चाह रहे हो, ठीक है, तो फिर हम वहां पे स्लैश रिज्यूमे लिख कमांड रन कर देंगे, तो हमारे सामने पास सेशन आ जाएंगे। लेकिन अभी हमने जस्ट लैपटॉप ओपन किया है और हम चाहते हैं लेटेस्ट सेशन से स्टार्ट कर दे, तो हम ये कमांड क्लाउड हाइफाइन पर रिज्यूमे रन कर देंगे। क्लियर? या फिर अगर हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक डायरेक्ट हम स्पेसिफिक सेशन ओपन करें, तो क्लाउड हाइफाइन पे रिज्यूमे के बाद जो है हम उस सेशन का नाम लिख देंगे, तो भी वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर? अब चलते हैं पार्ट 2 के कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट के डायग्नोस्टिक। तो स्लाइड नंबर 15, डायग्नोस्टिक। तो व्हेन कॉन्टेक्स्ट गोज बैड, तो साइन द कॉन्टेक्ट हैज गॉन बैड, तो इसका मतलब क्या है? मतलब व्हेन कॉन्टेक्स्ट बोल रहा है, कॉन्टेक्स्ट बैड कब होता है? तो ये कुछ निशानियां हैं कि आपका कॉन्टेक्स्ट खराब हो गया है। तो मॉडल क्या करता है? फिर अपोलोजाइज करता है पर प्रोग्रेस नहीं करता है। मॉडल क्या करता है? नंबर वन क्या है हमारा? एक क्या है? मॉडल क्या करता है? अपोलोजाइज करता है लेकिन प्रोग्रेस नहीं करता है। नंबर टू में क्या है कि एक ही कोड को क्या कर रहा होता है? बार बार लिखता है। ठीक है, दूसरी हो गई। अब तीसरी क्या है? ये ऐसी फाइल्स इन्वेंट कर लेता है जो है ही नहीं, मतलब कि ऐसी फाइल इन्वेंट कर लेता है जो होती ही नहीं है। और नंबर फोर में क्या है? ऐसे में उससे क्या करना है? बहस नहीं करना है। सिंपल क्या करना है? उसको कमांड देनी है स्लैश क्लियर या स्लैश कॉम्पैक्ट, ये दोनों कमांड रन कर दे और हमारा क्या हो जाएगा? फ्रेश जो है सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी ये चार मिस्टेक्स जो है मॉडल जो कर रहा होगा, तो हमने जस्ट स्लैश कॉम्पैक्ट या स्लैश क्लियर कमांड रन कर देना है और हमारा जो है सेशन फ्रेश हो जाएगा। फिर वो इंशाल्लाह उसके बाद जो है फिर करेक्ट आंसर देना स्टार्ट कर देगा। तो आप इसमें डियाग्नोस्टिक का अगर क्या बोलते हैं, अगर इसको और एग्जाम्पल से अगर हम देखें कि जब आपका जो है कंप्यूटर जो है हैंग हो जाए, तो उसे ठीक करने के लिए हम उसे क्या करते हैं? रीस्टार्ट करते हैं। उससे क्या करते हैं? उसे लगातार हुक्काबाजी नहीं करते, यानी कि लैपटॉप को तोड़ फोड़ नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं कि लैपटॉप या कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। इसी तरह से मॉडल जब गलत आंसर या हैंग हो जाए, हेलुसिनेट हो जाए, ये इस तरह की मिस्टेक्स करे, सही प्रोग्रेस नहीं कर रहा हो, माफी मांग रहा हो, तो हमने क्या करना? जस्ट स्लैश कॉम्पैक्ट स्लैश क्लियर कमांड रन कर देना। ठीक है, जब भी कॉन्टेक्स्ट बैड को जा रहा हो। नेक्स्ट स्लाइड है पार्ट 3। अच्छा, पार्ट पार्ट 3 के अंदर नंबर वन कॉन्सेप्ट क्या है? दी रूल्स। ठीक है, तो इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? ये पार्ट 3 का जो है कॉन्सेप्ट है जिसमें रूल्स फाइल्स बनती है। वन फाइल द मॉडल रीड्स एवरी टाइम। तो पार्ट 3 कॉन्सेप्ट है जिसमें रूल्स फाइल्स बनती है। ये एक परमानेंट इंस्ट्रक्शन फाइल होती है जैसे कि क्लॉड.md और agents.md। तो ये दोनों क्या है? एक परमानेंट इंस्ट्रक्शन फाइल है जो मॉडल का
हर नए सेशन में रीड करता है। यानी जब भी मॉडल स्टार्ट करेंगे तो वो हर नए सेशन में क्या करेगा, प्लॉट डॉट एमडी या एजेंट्स डॉट एमडी को रीड करेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ वो जरूरी रूल्स लिखे जो मॉडल खुद फाइल्स देखकर नहीं समझ सकता, यानी कि इसे लंबा ना करें। तो इन दोनों फाइल्स को क्या करना है, कॉम्पैक्ट रखना है। यानी कि सिर्फ कंपलसरी और नेसेसरी इंस्ट्रक्शन जो है इन दोनों फाइल में होने चाहिए, और ये दोनों फाइल ज्यादा लॉन्ग भी नहीं होने चाहिए, कॉम्पैक्ट होने चाहिए। तो हर सेशन के स्टार्ट में ये मॉडल जो है क्लॉड डॉट एमडी और एजेंट डॉट एमडी रीड करता है। इसको अगर आप अगर आसान अल्फाज में समझे तो स्कूल बुक, स्कूल में क्या होता है, स्कूल की एक रूल बुक जिसमें हर स्टूडेंट के लिए क्या होता है, यूनिफॉर्म और टाइमिंग क्या होती है, क्लियर लिखे होते हैं। इसी तरह से क्लाउड और एजेंट्स डॉट एमडी के प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो वर्किंग कैसे करना है वो रूल उसमें क्लियर लिखे होते हैं। ठीक है, अगर आप मतलब नहीं चाहते कि मॉडल कभी डेटाबेस या फाइल चेंज करे तो इस फाइल में रूल लिख दे कि नेवर एडिट डेटाबेस फाइल, जस्ट सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे हम पार्ट 3 में हम ये पढ़ेंगे वन फाइल द मॉडल रीड्स एवरी टाइम। तो हम इस पार्ट पे इंपॉर्टेंट फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर 1 पार्ट क्या है, पार्ट 4 पर्सनलाइजिंग योर टूल। तो पर्सनलाइजिंग टूल में यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 9 के कमांड्स एंड स्किल, कॉन्सेप्ट 10 हुक्स एंड प्लगइन्स एंड 11 सब एजेंट्स। तो पार्ट 4 के अंदर जो है ये क्या बोलते हैं, एआई टूल को पर्सनलाइज करना हम सीखेंगे ताकि हमारी चैट्स क्लीन रहे और मॉडल के फोकस रहे। और इसमें जो है 3 तरीके सीखेंगे, जैसे कमांड्स, हुक्स और सब एजेंट्स। तो हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। नंबर 1 क्या है, कमांड्स एंड स्किल्स। तो ये स्लाइड जो है कमांड्स और स्किल्स के बारे में है। ठीक है, तो ये सेव इंस्ट्रक्शन होती है ताकि आपको बार बार टाइप ना करना पड़े। ठीक है, अब हमने एक कमांड और स्किल की फाइल बना दी और उसमें क्या है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं और वो सेव होते हैं ताकि, और वो इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि हम चाहते हैं कि ये हर मतलब स्पेसिफिक काम में या हर काम में ये इंस्ट्रक्शन यूज हो, तो वो उसमें सेव होते हैं ताकि हमें बार बार टाइप करना ना पड़े। तो कमांड को आप जो हम जो है खुद रन करते हैं जब आपको जरूरत हो। ठीक है, जबकि स्किल को जो है मॉडल खुद पहचान कर रन कर लेता है, ये प्लेन फाइल्स में सेव होती है। ठीक है, अब कमांड क्या है, कमांड जब भी रन करना होगा वो कमांड कौन देगा, यूजर देगा, यानी हम या डेवलपर देंगे। तो कमांड फाइल्स तभी रन होगी, लेकिन स्किल्स फाइल कब रन होगी, जब एजेंट्स को नीड होगी वो खुद से ही उस फाइल को रन कर लेगा। और ये दोनों फाइल जो है वो प्लेन टेक्स्ट में यानी डॉट एमडी मार्कडाउन फाइल में सेव होती है। ठीक है, अगर हम इसको क्लियर करें, जैसे कि टीवी रिमोट पर नंबर सेट कर देना ताकि एक बटन दबाने से आपका फेवरेट चैनल लग जाए। तो ये हो गई एक एग्जाम्पल। इसी तरह ये कमांड्स भी काम करती है। तो आप एक स्किल सेव कर दें जिसमें क्या हो, कोड फॉर्मेटिंग का तरीका लिखा हो। एआई जब भी कोड लिखेगा खुद वो स्टाइल अप्लाई कर देगा। तो इस तरह से आपकी स्किल वर्क कर रही होगी। ठीक है, तो अब जो है कॉन्सेप्ट 10 क्या है, रूल्स दैट ऑलवेज रन्स, यानी कि हुक्स एंड प्लगइन्स। तो हुक्स और प्लगइन्स वो रूल है जो 100% ऑफ द टाइम रन होते हैं। कैसे, ठीक है, रन तो होते हैं, साथ में मॉडल उन्हें छोड़ नहीं सकते, यानी कि मॉडल उन सबको रन भी करते हैं 100% और इन सबको फॉरगेट भी नहीं कर सकता। ठीक है,
तो स्किल्स क्या है, स्किल्स नॉर्मल याद रखने के लिए होते हैं, जबकि हुक्स जो है गारंटी देते हैं कि स्पेसिफिक काम लाजमी होगा। ठीक है, स्किल्स किस लिए होते हैं, स्किल्स होते हैं नॉर्मल याद रखने के लिए, जबकि हुक्स क्या करते हैं, गारंटी देते हैं कि स्पेसिफिक काम जो है लाजमी हो, जैसे कोड फॉर्मेट करना या किसी डेंजरस कमांड को ब्लॉक करना। ठीक है, अब इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझे, अगर अब जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल समझने से पहले समझ लेते हैं हुक्स और प्लगइन को। हुक्स और प्लगइन क्या होती है, ऐसी कंडीशंस जो बगैर किसी एक्सेप्शन के हर दफा एग्जीक्यूट होती है। जैसे बगैर किसी यानी कि हमारे इंस्ट्रक्शन दिए बगैर, ठीक है, हर दफा क्या होगी, वो रन होगी। जैसे हर सेव फाइल पर ऑटो फॉर्मेट रन हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि जो भी फाइल सेव हो, मतलब अब जो हमारा जनरल एजेंट है उसने एक फाइल जनरेट किया, अब उस हर फाइल का फॉर्मेट डिफरेंट हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि हर फाइल का फॉर्मेट जो वो सेम फॉर्मेट में सेव हो। तो हमने एक हुक बना दिया, एक प्लगइन बना दिया, तो वो उससे बेनिफिट हमें क्या होगा, जब भी नई फाइल सेव होगी, हर फाइल सेव होगी, वो क्या होगी, सेम फॉर्मेट में सेव होगी हमारे बिना इंस्ट्रक्शंस दिए। ठीक है, जैसे कि इसकी एनालॉजी हम देखें, जैसे कि सीट बेल्ट का अलार्म, यानी कि कार वगैरह में क्या होता है, सीट बेल्ट का अलार्म जो तब तक बजता है कि बेल्ट ना लगाओ बजता रहता है, वो एक मैंडेटरी हुक होता है। तो इसी तरह से उसने फाइल क्रिएट की, और अगर बिना फॉर्मेट मतलब कि हमारे फॉर्मेट के मुताबिक उसने सेव नहीं की, तो वो हर वक्त उसको नोटिफिकेशन ट्रिगर होते रहेगा कि भाई तुमने इस फाइल के फॉर्मेट सेव नहीं की, इस फाइल को सही फॉर्मेट में सेव करो। तो वो हम इससे हुक हमने बना दिया, और ये बेनिफिट हमें किसको दे रहे हैं, एक ऑटोनोमस सिस्टम बना रहे हैं, हमारे बिना इंस्ट्रक्शन दिए हमारा काम ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम एक एग्जांपल देखें कि इसकी ऐसी प्लगइन लगा देना जो हमेशा क्या करे, गिट पुश जैसी कमांड को ऑटोमेटिकली क्या कर दे, ब्लॉक कर दे, ताकि नुकसान ना हो। अब उसने पूरा कोड लिख दिया है, अब गिट पुश कमांड है, अब हमने इस प्लगइन में क्या किया कि गिट पुश कमांड जो है ऑटोमेटिक रन नहीं होना चाहिए। क्यों, ताकि हमारा और जो कोड जो है वो पुश से वो पुश ना कर दे। तो ये क्या है, एक प्लगइन के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। अब स्लाइड नंबर 20, कॉन्सेप्ट नंबर 11, सब एजेंट्स। ठीक है, अब सब एजेंट्स का कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक हेल्पर एआई को किसी और प्राइवेट रूम में हेवी काम दे देते हैं। वो कैसे, कि सब एजेंट का क्या होता है, अपना कॉन्टेक्स्ट विंडो होता है। ठीक है, सबसे पहली बात, एक सब एजेंट होता है, वो उसका क्या होता है, अपना कॉन्टेक्स्ट विंडो होता है। वो सारी बड़ी फाइल्स पढ़ता है और हमारी मेन चैट को डिस्टर्ब किए बगैर सिर्फ समरी लेकर देता है। ठीक है, सब एजेंट क्या करता है, सब एजेंट को हमने एक टास्क दिया, तो वो सब एजेंट का क्या होगा, एक सेपरेट रूम होगा, वो सारे हमारी फाइल्स को रीड करेगा, और जो भी उसका टास्क होगा, जो भी उसने वर्किंग की होगी, तो वो उस वर्किंग का क्या समरी बनाएगा, और उस समरी को क्या करेगा, जनरल एजेंट्स को, अपने मेन एजेंट को दे देगा। क्लियर, तो सब एजेंट क्या होता है, सब एजेंट मेन एजेंट का एक असिस्टेंट जो बैकग्राउंड में टास्क करता है। ठीक है, सब एजेंट क्या है, मेन एजेंट का एक असिस्टेंट जो बैकग्राउंड में टास्क करता है। जैसे एक एग्जांपल, एक सब एजेंट जो लाखों एरर लॉग्स को प्राइवेट में रीड करके सिर्फ मेन प्रॉब्लम बताएगा। जैसे अब हम चाह रहे कि हमें मेन, हमने जनरल एजेंट को इंस्ट्रक्शन दी, भाई हमें प्रॉब्लम बताओ। जनरल एजेंट ने सब एजेंट को टास्क दे दिया, भाई तुम सारे प्रॉब्लम्स को रीड करो और मेन प्रॉब्लम हमें बता दो। सब एजेंट जाता है, सारी प्रॉब्लम्स को देखता है, लेकिन वो सिर्फ हमें समरी में वो बताएगा जो मेन प्रॉब्लम है। फिर वो जनरल एजेंट्स के पास आ जाती है वो इन्फॉर्मेशन, और जनरल एजेंट्स हमें बता देता है। ठीक है, अगर हम इसको एक रियल लाइफ में एग्जाम्पल में देखें कि एक बॉस क्या करता है, अपने जूनियर को डेटा एनालिसिस का काम देकर सिर्फ उसकी एग्जीक्यूटिव समरी मांगता है। ठीक है, अब बॉस ने जो क्या बोलते हैं डेवलपर को काम दिया, उसको बोला कि भाई ये सारे काम डेटा को एनालाइज करो। अब
जूनियर डेवलपर क्या करेगा, वो सारा डाटा रीड करेगा, लेकिन एंड में क्या करेगा, एक समरी बना के क्या देगा, बॉस को देगा। यही जूनियर डेवलपर का रोल कौन कर रहा है, सब एजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। पार्ट 5, कनेक्टिंग टू दी वर्ल्ड, क्या है, एमसीपी यूज्ड ऑनेस्टली। ठीक है, अब पार्ट 5 का क्या मतलब है, हम कनेक्टिंग टू दी वर्ल्ड, तो ये पार्ट 5 है, मतलब कि एमसीपी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल के बारे में। ठीक है, तो एमसीपी के जरिए हम क्या कर सकते हैं, एआई मॉडल को अपने डेली एप्स जैसे स्लैक, गिटहब या नोशन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे मॉडल खुद वहां से डेटा पढ़कर काम कर सकता है। ठीक है, तो बस सिर्फ वही एप्स कनेक्ट करें जो वाकई जरूरी है, वरना मॉडल कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक इंस्ट्रक्शन भी दी गई है। एमसीपी का फायदा है कि हमने डेटाबेस पे वर्किंग करना है, हमने सुपरबेस से कनेक्ट कर दिया। हमने डिजाइन में वर्किंग करना है, हमने स्टिच से कनेक्ट कर दिया। हमने गिट से कम्युनिकेट करना है, गिटहब के एमसीपी कनेक्ट कर दिया। लेकिन हमने सिर्फ वही एप्स कनेक्ट करने हैं जरूरी है जो मॉडल के लिए जरूरी है, सिर्फ वही एमसीपी, मतलब कि वही कनेक्शन हम कनेक्ट करें ना। अगर हम ज्यादा एमसीपी सर्वर्स लगा देंगे, ज्यादा एप्स को कनेक्ट कर देंगे, तो मॉडल क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो अब एमसीपी बहुत से स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है समझना। तो एमसीपी को अगर हम समझे, तो ये एक क्या है, एक स्टैंडर्ड तरीका है एआई को क्या करता है, रियल वर्ल्ड डेटाबेस और सर्विसेज से जोड़ने का। ठीक है, रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, रियल वर्ल्ड में जो डेटाबेस है जैसे सुपर बेस है और जो सर्विसेज है एडब्ल्यूएस वगैरह, उन सबको अपने एजेंट से कनेक्ट करने का एक तरीका है। एग्जाम्पल से अगर देखें कि जैसे सिलेक्ट से डायरेक्ट मैसेज रीड करना बिना कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, अभी हम जाते हैं स्लैक में, कोई मैसेज को कॉपी करते हैं, जनरल एजेंट्स को बताते हैं, फिर जनरल एजेंट उसको रीड करता है। लेकिन अगर हम स्लैक का एमसीपी सर्वर जनरल एजेंट को दे दें, तो जनरल एजेंट खुद जाकर वहां पे मैसेज को रीड कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया एमसीपी। तो हम इसलिए एमसीपी को भी जनरल एजेंट के साथ कनेक्ट करते हैं। अभी पार्ट 6 क्या, वर्क एग्जाम्पल। अब वर्क एग्जाम्पल क्या है कि यहाँ पे क्या इंट्रो, a complete work example, one full task start to finish, no coding required। यानी कि एक कंप्लीट टास्क है जो शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल उस टास्क को फिनिश कर दे बगैर कोडिंग के रिक्वायरमेंट के। तो इसके अंदर हम तीन कॉन्सेप्ट देखें, द टास्क, मैसी नोट्स, वन क्लियर, 8 स्टेप्स स्टार्ट टू फिनिश, व्हाट जस्ट हैपेंड। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट है द टास्क। अगर हम इसको देखें, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में क्या है, एक एग्जाम्पल में टास्क ये है कि पांच, कितने, पांच मुख्तलिफ फाइल्स है जिनमें क्या है, मीटिंग नोट्स और टू डूस लिखे हैं। ठीक है, इन सब मैसी नोट्स को मिलाकर एक क्या है, क्लीन वीकली समरी बनानी है जो पर्सन के हिसाब से ग्रुप्ड हो। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या करना है, कैच ये है कि प्राइवेट लिखे आइटम समरी में नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो ये इस स्लाइड के क्या टास्क है कि 5 मीटिंग नोट से हर फाइल्स को क्या करे, मिला के एक वीकली समरी बनाए, लेकिन उसमें क्या हो, प्राइवेट इंफॉर्मेशन ना हो। ये एक टास्क है। अब मैसी नोट्स एक वन रोल अप आउट। अब रोल अप आउट का मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ जगहों से डाटा जमा करके एक क्लीन रिपोर्ट बनाना। फॉर एग्जाम्पल, 5 दिन की टू डू लिस्ट से एक वीकली लिस्ट निकालना। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा, अगर ये मैसी हो रहा है, नया कॉन्सेप्ट है, तो अगर हम इसको देखें कि जैसे 5 मुख्तलिफ दोस्तों से उनके असाइनमेंट्स लेकर एक कॉमन ग्रुप प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है, तो हर फाइल से टास्क निकालना और जो टास्क प्राइवेट यानी मार्क है उन्हें इग्नोर करना बिना सिखाए बार बार चेक किए। क्लियर, तो ये काम क्या है, ये टास्क का, हमने बस को टास्क दिया और उसने
कंप्लीट कर दी। अब आते हैं स्लाइड नंबर 24। इसमें क्या वर्क एग्जाम्पल, और इसका क्या मतलब है, स्टार्ट टू फिनिश। अब ठीक है, 8 स्टेप्स, एवरी वन अ कॉन्सेप्ट इन एक्शन। अब ये स्लाइड्स क्या है, ये स्लाइड्स इन क्या है, नीचे गिवन 8 स्टेप्स है, तो इन 8 स्टेप्स को बताती है कि जिनसे क्या है टास्क पूरा होगा। तो ये 8 स्टेप्स है, इनसे क्या होगा, टास्क क्या होगा, पूरा होगा। तो रूल्स नंबर 1 क्या है, एक चीज क्या है, रूल्स फाइल्स बनानी है, प्लान मोड में टारगेट बताना, एग्जैम्पशन को करेक्ट करना, और एजेंट को अलाउ करके वो हर फाइल से एक्शन आइटम जमा करना। आखिर में क्या करना है, ड्राफ्ट रिव्यू होता है और प्लान सेव हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे भी एक जार्गोन है, ड्राफ्ट रोल अप। ड्राफ्ट रोल अप का मतलब ये है कि फाइनल समरी से पहले का रफ टेक्स्ट जो रिव्यू के लिए बनता है। फॉर एग्जाम्पल, एआई का पहला रिजल्ट जो उसने पर्सन के हिसाब से ग्रुप किए। ठीक है। अगर हम इसको एक एनालॉजी में देखें कि एक डिटेल्ड चेकलिस्ट को फॉलो करना ताकि खाना बनाते वक्त कोई इंग्रेडिएंट मिस ना हो जाए। ठीक है। तो स्टेप 2 में ये है कि स्टेप 2 में एजेंट को गोल देना, और स्टेप 5 में देखना कि प्राइवेट नोट्स बाहर ही है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। वर्क एग्जाम्पल टेक अवे, नो कोड, नो एपीआई, जस्ट 8 स्मॉल एक्ट्स ऑफ मैनेजिंग द मॉडल्स अटेंशन। मतलब क्या है कि इस टास्क का मेन मतलब कि मेन मकसद सबक ये है, लेसन ये है कि आपने बिना किसी कोड और एपीआईज के अपना काम कर लिया। ठीक है। ये सब कुछ सिर्फ ए मॉडल्स की अटेंशन और फोकस को अच्छे तरीके से मैनेज करने का क्या है, नतीजा था। सही वक्त पर सही इन्फो देना, यही इस कोर्स की क्या है, बुनियादी स्किल है। ठीक है। अब इसमें एक क्या है, अटेंशन मैनेजमेंट। अच्छा, वैसे तो हम किसी से पूछ ले अटेंशन मैनेजमेंट क्या होता है, लेकिन जनरल एजेंट्स के अंदर अटेंशन मैनेजमेंट ये होता है कि एआई को फालतू इन्फो से बचाकर सिर्फ रेलिवेंट टास्क पर फोकस करवाना। फॉर एग्जाम्पल, प्राइवेट इन्फो को एक्सक्लूड कर देना, हजफ कर देना। ठीक है। जैसे कि घोड़े को मास्क पहनाना ताकि वो इधर उधर ना देखे और सिर्फ सीधा ट्रैक पर दौड़े। जैसे कि एग्जाम्पल देखे कि अपने रूल्स डिफाइन करना ताकि मॉडल जो है खुद फाइल्स रीड करे बिना कोई गलत डाटा समरी में डाले। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, पार्ट 7, व्हेन यू रन दीज टूल्स। अच्छा, अब ये जो सारे टूल्स जो है हमने टर्मिनल, आईडी, प्लगइन, वेब, तो ये सब रन कब करना है। तो ये जो पार्ट 7 है जो बताता है कि इन टूल्स को कहाँ रन किया जा सकता है। हम जो है इन्हें टर्मिनल, ठीक है, जहां हर कमांड दिखती है, ये सारे कमांड्स को हम टर्मिनल में रन कर सकते हैं। आईडीई प्लगइन, जहां कोड एडिट होता है, फॉर एग्जांपल VS कोड। ठीक है। वेब पर ये डेस्कटॉप पर चला सकते हैं जैसे कि रेपलिट। ठीक है। या स्टार्ट, और अच्छा, ठीक है, स्टार्ट हमेशा क्या है, टर्मिनल या आईडी से करें ताकि बैकग्राउंड का प्रोसेस समझ आए। मतलब कि जो भी नए यूजर्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट करें, टर्मिनल से स्टार्ट करें, ताकि जो जनरल एजेंट्स काम कर रहा होगा, बैकग्राउंड में प्रोसेस कर रहा होगा, वो हमारे सामने दिख रहा होगा। ठीक है। तो हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, टर्मिनल से, फिर हमने शिफ्ट होना आईडी प्लगइन में, फिर हम वेब वेब और दूसरे डेस्कटॉप वगैरह में शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है। अब इसलिए तो बस जस्ट एक इंफॉर्मेशन कि आपने कैसे टूल्स को स्टार्ट लेके जाना है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, पार्ट 8। अच्छा, अब यहाँ पे क्या, बोथ टूल्स टुगेदर, इसका मतलब क्या है, ये जो आखिरी पार्ट 8 का है जो क्या है, जिसमें बताया गया है कि दोनों टूल्स क्लॉड और ओपन कोड को एक साथ कैसे मिलाकर यूज करना है। ठीक है। आप अपनी सेटअप्स को क्या करें, स्लोली स्लोली क्या करें, ग्रो करें। जो भी अपना सेटअप है उसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करें,
पर्सनल कॉन्टेक्स्ट लाइब्रेरीज बनाए, ठीक है, अपना यानी कि अपने लिए पर्सनल कॉन्टेक्स्ट लाइब्रेरीज बनाए और एडवांस मेमोरी ऑप्शन को यूज करें। यानी कि जो भी आप वर्किंग कर रहे हैं, यानी जो भी आपके काम करने का तरीका है, उसके लिए एक पर्सनल कॉन्टेक्स्ट लाइब्रेरी बना लें, ठीक है, और एडवांस मेमोरी ऑप्शन का क्या करें, यूज करें। तो इन दोनों को यूज करते हुए आप क्या क्लाउड कोड को और या ओपन कोड को अच्छे तरीके से यूज कर सकेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड है सेटअप ग्रोथ। इसका क्या मतलब होता है कि अपने वर्क फ्लोज को वक्त के साथ बेहतर और एडवांस करना। तो हमने क्या करना है, क्लाउड कोड और ओपन कोड को क्या करना है, सेटअप ग्रोथ करना है, ठीक है। यानी कि क्या है, नए रूल्स और नोट्स क्या करने हैं, ऐड करने हैं, जिससे क्या होगा, हमारा क्लाउड कोड और ओपन कोड हमारे पर्सनलाइजेशन के मुताबिक मजीद इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पार्ट 8 में कॉन्सेप्ट नंबर 14 एंड 15, ग्रो योर सेटअप स्लोली। तो इस स्लाइड में कॉन्सेप्ट 14 और 15 में समझाए गए हैं कि पर्सनल लाइब्रेरी का मतलब है कि ग्लोबल फोल्डर बनाना। ग्लोबल फोल्डर सिर्फ दो चीजें होती है, एक प्रोजेक्ट और एक ग्लोबल। प्रोजेक्ट क्या है कि आप स्पेसिफिक क्या सिर्फ उस प्रोजेक्ट के लिए होता है। ग्लोबल क्या होता है कि वो हर प्रोजेक्ट के लिए होता है। तो हमने क्या करना है कि पर्सनल लाइब्रेरी का मतलब है कि ग्लोबल फोल्डर बनाना, ताकि बार बार सेम रूल्स कॉपी पेस्ट ना करें, ठीक है। अब मेमोरी के लिए क्या करें, एक नोट्स का फोल्डर ऐड कर सकते हैं, जहां क्या है, मॉडल अपने लिए पास्ट लर्निंग और पाथ को जो है पढ़ सकता है, ठीक है। अपने माजी में जो उसने जो भी हमारे पर्सनलाइजेशन से जो भी उसने लर्निंग की होगी, तो उससे क्या होगा कि वो अपने पास में उस वो मेमोरी वाले फोल्डर की हेल्प से वो पढ़ सकता है जब भी नया काम करे। तो अब यहाँ पे एक वर्ड यूज है, पर्सनल कॉन्टेक्स्ट लाइब्रेरी। तो इसका क्या मतलब है, जो आप पढ़ ले, जो पर्सनल कॉन्टेक्स्ट लाइब्रेरी बनाना है, तो इसका क्या मतलब है कि एक सेंट्रल फोल्डर जहाँ क्या है, हमारी सारी फेवरेट इंस्ट्रक्शंस हमेशा सेव रहती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एट डॉट क्लाउड स्टाइल का फोल्डर, जिसमें क्या होगा, हर प्रोजेक्ट्स के रूल होंगे। तो डॉट क्लाउड जो है ये ग्लोबल फोल्डर है। तो इस फोल्डर के अंदर हमने स्टाइल के बारे में लिखना है, तो हमने इसके फोल्डर बना ले। डिजाइन के बारे में डिजाइन के लिए, कोडिंग के वाले से कोडिंग के वाले से। तो ये क्या हम कर रहे हैं, पर्सनल कॉन्टेक्स्ट लाइब्रेरी बना रहे हैं, और वो कहाँ सेटअप कर रहे हैं, ग्लोबली सेटअप कर रहे हैं। तो अगर इसको रियल लाइफ एग्जांपल में देखें कि एक कॉमन किचन स्पाइस बॉक्स है, जहाँ पे क्या मसाले रखे होते हैं, हर डिश में वही यूज हो सके, ठीक है। तो अब एक बॉक्स है, वहां पे सारे मसाले रखे हैं, और जो मसाले चाहेंगे वहां से निकालेंगे, वो हमारे पर्सनलाइज किचन है। तो इसी तरह से हम अपने एजेंट्स को भी पर्सनलाइज कर रहे हैं ग्लोबली, अपने फेवरेट इंस्ट्रक्शन से उसको इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, ताकि वो हमारे पर्सनलाइजेशन में ज्यादा काम कर सके, ठीक है। अगर जैसे कि अगर चैट में मेमोरी ऐड करनी हो, तो प्रोजेक्ट के अंदर एक नोट्स फोल्डर बना दे जो मॉडल रीड करे, सिंपल। तो अब यहाँ पे अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, स्लाइड नंबर 29, टू टूल्स वर्किंग टुगेदर, ठीक है। अच्छा, अब ये स्लाइड क्या बताती है, ये स्लाइड बताती है कि दो अलग टूल्स मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। जैसे कि प्लान ऐप किसी हेवी मॉडल से बनवाए, जो कि हमने पहले भी देखा था, ठीक है, और उस प्लान फाइल को एग्जीक्यूशन के लिए सस्ते मॉडल को दे दें, ये भी हमने पहले पढ़ लिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो क्रॉस मॉडल रिव्यू में एक मॉडल का काम दूसरे मॉडल को चेक करता है, ताकि गलतियां क्या करें, इजली पकड़ में आ जाए। तो हम क्या करेंगे कि एक से प्लान करवाया, एक से जनरेट करवाया, उस प्लान को एग्जीक्यूट करवाया। तो इससे क्या होगा, इससे ये बेनिफिट होगा, अब जो प्लान मोड में जो हमने हेवी मॉडल यूज किया होगा, अगर उसने कोई मिस्टेक की होगी, तो एग्जीक्यूशन के टाइम वो चीप मॉडल उस प्लान मॉडल की मिस्टेक्स पकड़ लेगा। इसी तरह से ये जो एग्जीक्यूशन वाला मॉडल ने कोई नई सजेशन दे दी, अब उसकी प्लानिंग करवानी, तो फिर प्लान मॉडल जो है इस चीप मॉडल की अगर कोई मिस्टेक होगी, तो वो पकड़ लेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शन जो है, दो टूल्स हम यूज कर रहे हैं और दोनों को
एक साथ वर्किंग करवा रहे हैं। तो इससे बेनिफिट क्या हो रहा है कि हमारी गलतियां क्या हो रही है, साफ हो रही है। तो अब क्रॉस मॉडल रिव्यू को अगर हम और आसान वर्ड में समझे कि एक एआई जैसे कि चैट जीपीटी का कोड दूसरे एआई जैसे क्लाउड कोड से चेक करवाना ताकि अलग लॉजिक से बग्स निकले। फॉर एग्जांपल क्लाउड रिव्यू करके मिस्टेक्स बताएगा जो क्लाउड खुद मिक्स कर गया। ठीक है। अगर हम एक इसके सिंपल से अगर हम क्यों पढ़ रहे हैं कि अगर क्लाउड कोड ने क्या बोलते हैं, खुद से एक प्लान बनाया। अगर हम क्लाउड कोड को बोलेंगे भाई इसको रिव्यू करो अपने प्लान को, वो बोलेगा भाई मैंने प्लान बनाया, मैं तो मिस्टेक कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर हम उसी प्लान को चैट जीपीटी दें, चैट जीपीटी उसको अपने हिसाब से चेक करेगा और फिर उसमें से गलतियां भी निकालेगा। तो ये है क्रॉस मॉडल रिव्यू का फायदा। जब वेब में कोलैब भी आएगा, आईडी प्लगइन क्या होती है? आईडी प्लगइन, प्लगइन हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि प्लगइन का ये फायदा है कि जो भी हम काम करते हैं, ठीक है, अब हम उस काम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक अब हम अपने जो हमारे एक काम करने का तरीका है, अब जब भी हम काम करने जाएंगे ये उस एआई को बार बार बता रहे होंगे, तो उस बार बार बताने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्लगइन बना लेते हैं जो मॉडल जो है, जो हर सेशन स्टार्ट होने से पहले उस प्लगइन को एग्जीक्यूट कर लेता, पढ़ लेता, ताकि वो हमारे जो हर बार काम करने के तरीके से वो अवेयर हो जाए। तो ये है आईडी प्लगइन। वेब में कोलैब भी आएगा। अच्छा, वेब में कोलैब नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे वेबसाइट की नहीं बात हो रही, यहाँ पे मॉडल्स और टूल्स की बात हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक मॉडल से प्लान करवा रहे हैं, दूसरे मॉडल से एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। तो अब जिसको अगर पहले मॉडल ने मिस्टेक की हुई तो दूसरा मॉडल उसको कैच कर लेगा, दूसरे मॉडल ने मिस्टेक की होगी तो फिर पहले मॉडल से हम दोबारा से उसको रिव्यू करवाएंगे, तो उस वक्त वो कैच कर लेगा। तो यहाँ पे कोलैब नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम एक ही काम करवा रहे हैं, डिफरेंट मॉडल से डिफरेंट काम करवा रहे हैं, लेकिन हमारा जो काम है वो प्रोजेक्ट जो है वो एक ही है। ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, टू टूल्स को यूज कर रहे हैं लेकिन वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करवा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई कोलेबोरेशन नहीं हो। ठीक है। क्या, अब स्लाइड नंबर 30, दी होल कोर्स वन स्क्रीन। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, 15 कॉन्सेप्ट्स, दी एक्ट, मैच दी मॉडल, रिज्यूमे, प्लान मोड, कॉन्टेक्स्ट रोड, जो कि हमने इस स्लाइड में सब डेफिनेशन के साथ, एग्जांपल्स के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किया। तो ये एक रिकैप स्लाइड है जिसमें क्या है, पूरे कोर्स के 15 कॉन्सेप्ट को एक स्क्रीन पर शो किया गया। ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल है, दे एक्ट मतलब गिव इंस्ट्रक्शन नॉट क्वेश्चन, प्लान मोड मतलब सी दी प्लान बिफोर एनीथिंग। तो यहाँ पे सारे जो है इजी वर्ड्स में वन लाइनर आंसर रखे हैं कि रिज्यूमे मतलब पिक अप टुमारो वेयर यू स्टॉप, हु कैन प्लग इन मतलब कि रूल्स दैट रन एवरी टाइम। ठीक है। तो इस तरह से हर चीज का वन लाइन आंसर किया हुआ सारे कॉन्सेप्ट्स का, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और आसान तरीका है सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है। अगर जैसे को कॉन्सेप्ट भूल भूल जाए तो इस एक पेज से क्या करें, शॉर्ट समरी देखकर क्या हो जाएगा, याद आ जाएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट 31 स्लाइड, सेकंड लास्ट स्लाइड है ये हमारी। तो वेयर टू गो फ्रॉम हेयर, अब यहाँ से जाना क्या है, रीडिंग दिस वॉन्ट मेक यू गुड, यूजिंग इट विल। ठीक है। अब ये आखिरी स्लाइड, ये मतलब कि जो ये बल्कि लास्ट स्लाइड है कि ये जो हमें क्या लेसन देती है कि सिर्फ कोर्स पढ़ने से आप एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, इससे क्या होगा, प्रैक्टिस करना क्या है, जरूरी है। ठीक है। अब अपना टर्मिनल क्या करेंगे, हम ओपन रखें और हर कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, इसी रियल टाइम पर क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। ठीक है। और स्किल्स क्या करेंगे, स्किल्स दोनों टूल में यूज की जाती है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि स्किल्स क्या है, दोनों टूल्स यानी ओपन कोड और क्लाउड कोड, इन दोनों में यूज हो सकती है। ठीक है। और बार बार प्रैक्टिस से क्या होगा, माइंड डेवलप होगा। ठीक है। तो हमने जो क्लाउड कोड के बारे में जो हमने स्किल्स, एमसीपी, हुक, प्लगइन, सब एजेंट्स, कॉन्टेक्स्ट विंडो, कॉन्टेक्स्ट रॉड, स्लैश क्लियर, स्लैश कॉम्पैक्ट, ये सब चीजें जो हमने पढ़ी थी, ये सब चीजें हमारे कॉन्सेप्चुअली थ्योरेटिकली क्लियर हो चुका है। अब हम इन सब चीजों को नेक्स्ट क्लास में हम इन सब सारी चीजों को क्या करेंगे,
एक एक प्रैक्टिकल करके, लाइव प्रैक्टिकल करके देख रहे होंगे, ताकि ये सारे कॉन्टेक्स्ट जो जो हमने थ्योरी में पढ़ा है, कोई भी क्यूरी, कोई भी कंफ्यूजन अगर रहती है अभी, वो उस टाइम प्रैक्टिकल के टाइम क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, आज का स्लाइड यहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो हमने इस थ्योरी पढ़ा है, अब इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और फिर फ्लैश कार्ड्स में सारे थ्योरी दोबारा से रिवीजन भी कर लेंगे, और जो थ्योरी रह गई होगी वो हम उसी टाइम देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।